जीवन का कोई भी क्षेत्र, अगर भले लोग, अच्छे लोग हाशिए में चले जाए और बुरे लोग मुख्य धारा में आ जाए, तो ये काफी बड़ा नुकसान होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि अच्छे और भले और समझदार और इंटेलिजेंट लोग नहीं होते, हर क्षेत्र में होते हैं। लेकिन अगर उन अच्छे भले लोगों को दरकिनार कर दिया जाए और बुरे लोग हर तरफ हर चीज को हथियाते चले जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जब मैं ओशो के कार्य को देखता हूं, तो ओशो ने जीवन भर लाखों लोगों पे काम किया, उन्हें धीरे 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 तैयार किया, और एक से एक संवेदनशील सृजनशील लोग ओशो के पास आए थे। कोई मूर्खों की बस्ती नहीं थी, समझदार लोग आ रहे थे, इंटेलिजेंट लोग आ रहे थे। ओशो जिस मैसेज की बात कर रहे थे, जिस अर्जेंसी की बात कर रहे थे, समझ रहे थे लोग। और निश्चित रूप से ओशो ने एक पीढ़ी तैयार की पूरी दुनिया के लोगों से, और वो पीढ़ी, वो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं इस मानवता के इस संक्रमण काल में। वो पीढ़ी निर्णायक है, ओशो निर्णायक है, और ओशो ने जिस पीढ़ी पे काम किया वो निर्णायक है। क्योंकि जब ओशो कहते हैं कि मैं ही एक आशा हूं समूल विनाश की तरफ बढ़ती इस पृथ्वी ग्रह को लेकर, तो निश्चित रूप से हमें रेखांकित तो करना पड़ेगा ओशो को भी और ओशो के लोगों को भी। और एक खूबसूरत चीज आप देखिएगा कि जब तक ओशो देह में रहे, उनके आसपास ये पूरी पीढ़ी बनी रही। कहीं गए हों ओशो, चाहे वर्ल्ड टूर के टाइम पे गए हों, कुछ महीने आके सुमिला में, बॉम्बे में ठहरे हों, या फिर पूना में आए हों, बात की बात में एक पीढ़ी ओशो के आसपास इकट्ठे हो जाती थी। निश्चित रूप से कई तरीके की आपदाएं और परेशानियों से गुजरे, रहने की इतनी अच्छी जगह नहीं मिलती थी, खाना पीना नहीं मिल, ऐसे कई छोटे, पर ओशो के पास बने रहे वो लोग। तो उस पीढ़ी का तो मान करना पड़ेगा। उस पीढ़ी ने बहुत किया है। मैं अपना उदाहरण दूं, क्यों न दूं। छोटी उम्र थी, पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पूना में रहना आसान नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त पूना का कोरेगांव पार्क तो जंगल की तरह था, तो कोई रेसिडेंशियल सुविधाएं तो थी नहीं, और जंगल की तरह था कोरेगांव पार्क, पूरा ही जंगल था। पर अब ठीक है, कोई चीज थी कि ओशो के पास रहना अच्छा लगता था। तो मैं एक जरोड़ा में एक गली में एक धनिक के घर चौकीदारी का काम करता था, ताकि मुझे वहाँ रहने को मिल सके। तो घर के बाहर जो थोड़ी सी जगह थी, वहाँ मैं सो जाया करता था।
खुले में। और सुबह उठ के मैं, उस वक्त तो हम आश्रम कहते थे, तो आश्रम चला जाता था, सक्रिय ध्यान करता था, फिर नहा धो के ओशो का प्रवचन का टाइम हो जाता तो 8 बजे हम प्रवचन के लिए चले जाते थे, फिर काम करते थे और कुछ का कुछ। तो एक छोटा सा उदाहरण है मेरा अपना कि किसी छोटी उम्र में इस तरीके से यरोडा उस समय दिन में जाने में डर लगता था, इतना सुनसान था, इतना खाली था, और रात को तो अंधेरा गुप। और छोटी सी पुलिया थी, आज जैसी ऐसी पुलियाँ और ऐसा सब कुछ भी नहीं, चकाचौंध, अंधेरा ही अंधेरा था। ये जो नॉर्थ मेन रोड जिसे कहते हैं जर्मन बेकरी वाला रोड, ये तो पगडंडी थी, धूल भरी हुई। और मेरे जैसे कई लोग बहुत कुछ कर रहे थे कि ओशो के पास बने रहे। विदेशों से आए हुए लोग भी निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता था। कई तरीके के लोग बाग जगह जगह अपमान करते, हंसी उड़ाते, पत्थर वगैरह सब कुछ चीज़ें तो होती रहती थी। एक बार एक ओशो ने प्रवचन में बोला भी कि जब मैं तुम लोगों की तकलीफ़ें देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। उस वक्त कम्यून की बात कर रही थी, तो कि हम बहुत जल्दी अपना कम्यून बना लेंगे इस पूरी सबसे दूर, फिर हम अपने ढंग से जिएंगे। तो जो लोग उन स्थितियों से गुजरे हैं, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कितनी न पीड़ाओं से गुजरे होंगे, कितनी न तकलीफ़ों से गुजरे होंगे, कितनी न चुनौतियों से गुजरे होंगे। क्योंकि कोरेगांव पार्क में तो कोई खाने की जगह नहीं थी, तो हम लोग पैदल पैदल रेलवे स्टेशन जाते थे। वहाँ पे एक मधुरा करके रेस्टोरेंट हुआ करता था, जहाँ 2.5 रुपये में 18 पूड़ियाँ मिलती थी खाने को। तो मैं तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसको कई गुना तलों पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओशो की उस पीढ़ी ने कितनी चुनौतियों से अपने को निकाला, पर जिद एक के ओशो के पास बने रहे। आसान नहीं था। विदेशियों को वीज़ा के लिए बार बार जाना पड़ता, और फिर विदेशियों के लिए भारत में आके रहना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उनके खाने पीने रहने के ढंग पूरे अलग हैं, हमारे पूरे अलग हैं। तो बहुत पीड़ाओं से गुजरी है वो पीढ़ी, बहुत यातनाओं से गुजरी। लेकिन एक ओशो के पास होने का जुनून, एक दीवानगी, एक पागलपन, और ओशो ने भी अपनी तरफ से आशीर्वाद लुटाने में कोई कंजूसी नहीं की। अगर मैं यरोडा में रह रहा था और पता नहीं क्या क्या, पर फिर ओशो से मिलने चले जाते थे शाम को, वो ऊर्जा देते थे, पता नहीं क्या क्या, सुबह वो सामने बैठ के उनको सुनते थे। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ओशो अपनी तरफ से आशीर्वाद लुटाने में कोई कंजूसी कर रहे थे। तो वो जो पीढ़ी है वो कई तलों पर तैयार हुई। भगवा कपड़े, उस वक्त भगवा कपड़े पहनना बेहद कठिन काम था, असंभव। ओशो की माला, क्योंकि ओशो तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई ऐसी बात करते थे जो बहुत बड़ा विवाद बन जाती थी, और लोगों को ज़्यादा पता नहीं था ओशो के बारे में। पेट पत्रिका के कारण जो लोग थोड़ा बहुत जानते थे, उसी आधार पे हम लोगों को गालियाँ देते, लांछित करते, या मैं कई चीज़ें हो रही थी। लेकिन
उस सब में ओशो उस पीढ़ी को तैयार कर रहे थे हर तल पे। या आज जो माला माला करते हैं ना, उस दौर में अगर ये होते, मैं दावे से कह एक व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता माला पहन के। क्योंकि ये जो औसत बुद्धि के लोग हैं जो माला माला कर रहे हैं अभी, उनको कुछ भी पता नहीं है कि ओशो माला के बारे में क्या कर गए, क्या कहते थे और उनका क्या संदेश था। ये तो दिखावेबाज है। तो ऐसे दिखावेबाज उस दौर में, उस आग के दौर में पहन पाते माला। ये जो कुछ एक मठाधीश बनते हैं, अपने आप को लेखक और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो बड़े भाषण देते फिरते इधर, था दम उस वक्त सार्वजनिक जीवन में माला पहनने का, क्योंकि दावा करते हैं कि वो उस वक्त ओशो से जुड़े थे। हाँ, पूना आते थे तब कपड़े पहन लेते, माला पहन लेते थे। पूना के बाहर निकले, कपड़े बैग में, माला बैग में। साहस नहीं था। अब कर रहे हैं माला वाला, क्योंकि माला तो एक बहाना है, माला के बहाने कुछ और धंधे करने। तो मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पीढ़ी ने जुनून को जिया है। और ओशो जैसे सचमुच में क्रांतिकारी, जो हर तल पे एक नई दृष्टि लेके आए थे। अचानक ये मानवता पूरी, अरे भाई ये कौन है? उनके बोलने में, उनके होने में इतनी अथॉरिटी कि उनको नकार भी नहीं सकते। ओशो का सत्य इतना सर चढ़ के बोलता था। तो वो जो पीढ़ी है, और उस पीढ़ी ने जो कई तलों पे अग्नि परीक्षाएं दी है, और फिर ओशो ने जो अपने आशीर्वाद बरसाए, वो मूल्यवान पीढ़ी है। उस पीढ़ी का होना बेहद बेहद महत्व रखता है। और ओशो के देह से जाने के बाद निश्चित रूप से उस पीढ़ी का ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई थी, क्योंकि अब ओशो नहीं थे देह में। और ये बात तो ओशो बोल के गए, बोले भी कि एक बार मैं देह से चला जाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों की जवाबदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्थिति परिस्थिति के रिस्पॉन्स के लिए मैं यहाँ नहीं होऊंगा। लेकिन कहाँ है वो आज पीढ़ी? कहाँ खो गई? क्यों खो गई? क्या उन लोगों का ओशो के प्रति प्रेम कम हो गया, समर्पण कम हो गया? नहीं। जीवन के 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल जिन लोगों ने एक जुनून को जिया हो, अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम को जिया हो, समर्पण को जिया हो, वो क्या कभी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आज भी ओशो के उस प्यार को जीते हैं, ओशो की उन यादों को जीते हैं, ओशो के उन अनुभवों का अपने अपने रग में बहते देखते हैं। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि एक बेहद हिंसक और घिनौनी व्यवस्था ने बड़ी ही तरकीब से, बड़ी ही शातिर ढंग से, बड़ी ही चालाकी से उस पूरी पीढ़ी को दरकिनार कर। और ये जो भले लोग हैं, ये जो समर्पित शिष्य हैं, अब 100 जूते खाए तमाशा घुस के तो नहीं देखेंगे। चुपचाप अपने अपने रास्ते बन चले गए, अपने अपने जीवन के नए नए राहों में अपने को ढालते चले गए। क्या करते? मुझे याद आता है ओशो के देश से जाने के कुछ साल बाद, अब मैं सोचता हूँ कि क्या ये भी एक कोई राजनीतिक चाल थी? करीब करीब
10 साल से अधिक तक एक गुंडा गैंग आई, और अब मैं मानता हूँ कि उस गुंडा गैंग को प्रश्रय दिया गया। तब तो मुझे लगता था यार कि ये व्यवस्था की कमी है, लेकिन अब नहीं लगता मुझे। अब लगता है कि ये व्यवस्था की चाल थी, धूर्तता। क्योंकि जब वो गुंडा गैंग बुरी तरीके से अपने को चारों तरफ फैलाने लगी, तो जो लोग पूना में बने रहते थे, धीरे 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 या तो अपने कमरों में, अपने ऑफिसों में या अपनी जगहों पे, और फिर छोड़ छोड़ के जाते चले गए। उन गुंडों के साथ कौन जिएगा? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ओम मेडिटेशन हुआ करता है। अब ये गुंडा गैंग की पूरी गैंग उस ओम में ठसती थी। बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं, किसी ध्यान में, ओशो के वाइट रोब में, किसी में वो लोगों का नहीं आना होता था कभी भी, लेकिन ओम में ठस जाते थे। और ओम में चूंकि 2 चरण ऐसे होते थे, थोड़े ऐसा कुछ विशेष तो कुछ नहीं था, लेकिन यस, तो इतनी गंध फैलाते थे कामुकता की, क्योंकि ऐसे ही फुहड़ और गंदे लोग थे। तो हमारी एक मित्र थी जिसने, वो गई थी ध्यान में, और उसे लगा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं कि इसके लिए यहाँ आई हूँ क्या कि कोई भी लफंगा के मेरे। तो उसने जाके मल्टीवर्सिटी के जो एक साहब थे उनको बोला कि यार ये क्या हो रहा है? तो बोले ओम में ऐसा ही होगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। और वो जो ध्यान करने वाली थी उसने तो जाना बंद कर दिया, लेकिन गुंडों, अब ये प्रश्रय था। पूरी तरीके से चारों तरफ उन गुंडों को जैसे दीपक की तरह फैला दिया गया। अब ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे शातिर दिमाग भले लोगों को, अब किसी को कहा तो नहीं कि भाई तुम जाओ यहां से, लेकिन उन्हें पता था कि इस दम गोटू माहौल में भले लोग नहीं रहेंगे, अपने आप चले जाते हैं, उनको कहना नहीं पड़ा कि जाओ यहाँ से। अब उन फुहड़ फिल्मी गानों के ठुमकों में कौन वहाँ बैठेगा? जिन लोगों ने ओशो को सुना हो, जिनने ओशो के ऐसे खूबसूरत संगीत को सुना हो जीवन भर, उनके तो स्वभाव भी नहीं है, असंभव है, लेकिन ये ढंग थे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी तरकीब से चाले चलते 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 पूरी उस पीढ़ी को, जो इस मानवता की बहुत बड़ी धरोहर थी, जिस पर ओशो जैसे ऋषि ने सालों वर्क किया, कैसे ऐसे खत्म कर दिया यार, और क्यों कर दिया? आप देखो, अब वो जो अच्छे भले लोग हैं, समर्पित शिष्य हैं, उनका तो पता है अब जो भाग दौड़ हो रही है वो तुम देखो, ये देवदत्तों की और लठ भारतियों की और इन सब एक से एक गुंडे मवालियों की बनाई है। ये फूहड़ और गंदे लोग, और यही चाल थी कि ये फूहड़ लोग चारों तरफ फैल जाए, भले लोग। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का क्लिप सुन रहा था, बुद्धिमान का कोई पॉडकास्ट होगा तो उसको मैं सुन, क्योंकि अपने पॉडकास्ट के ज़माने में ओशो पे काफ़ी चर्चा है। तो उसने 2 लोगों से बात की होगी, ओशो के कथित शिष्यों से।
तो बोल रहा था कि ओशो के डायरेक्ट शिष्यों से मैंने बात की। अभी कौन से डायरेक्ट, और मैं जानता हूँ वो डायरेक्ट कौन है। लफंगे, शोषक, ढोंगी, पाखंडी। लेकिन अब आप देखो, ये पाखंडी तो चर्चा में आते चले जा रहे हैं, और जो अच्छे भले लोग हैं वो कहीं मेरे बेटे। ये चाल चली गई, मुझे लगता है, ओशो के पूरे काम को हर तल पे पहुंच देने की। ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ओशो के अथक प्रयास को इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहिए था। ये गुनाह है, और बहुत बड़ा गुनाह है जिसने भी किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।